आर्य शास्त्र हिस्ट्री का जो पुरातात्विक सभ्यता चल रही है, इसमें हमने बैराट सभ्यता को आरंभ किया हुआ है। बैराट सभ्यता का लास्ट और सेकंड सेशन है। हम लोगों ने उसकी सांस्कृतिक विशेषता सारी देख ली थी। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के फाइंडिंग्स क्या क्या हो रही हैं, कौन कौन सी गुफाओं से, कौन कौन सी पहाड़ियों पे कौन कौन सी प्रमुख वस्तुएं, किस किस कालखंड की, किस किस नरेश से संबंधित हमें प्राप्त हो रही हैं। सबसे पहले देखिएगा, यदि हम बैराट की बात करें तो बैराट के अंदर कुछ हिल्स या पहाड़ियां बेहद महत्वपूर्ण है पुरातात्विक सामग्री की प्राप्ति के मतलब दृष्टिकोण से। इनमें पहली जो पहाड़ी है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, बीजक की पहाड़ी, क्योंकि बीजक की पहाड़ी से ही आपको सम्राट अशोक का जो शिलालेख है, भाब्रू शिलालेख, वो प्राप्त हुआ था, बीजक की पहाड़ी। जो दूसरी पहाड़ी है, याद रखना, वो है असल में भीम जी की डूंगरी, राइट। वो है आपके सामने भीम जी की डूंगरी, और एक है मोती डूंगरी। अब मैं पहली बात तो इनको एक एक करके आपके सामने क्लियर कर दूं। देखो, बीजक की पहाड़ी, तो सबसे बड़ा बीजक की पहाड़ी नाम क्यों पड़ा है? असल में बीजक स्थानीय भाषा में, राजस्थान की बात करूं मैं तो, खजाने का पता बतलाने वाला एक एक पत्थर या ताम्र पत्थर भी कहलाता है, उसे बीजक कहा गया है। चूंकि जो स्थानीय निवासी थे जब इस पहाड़ी पर आते होंगे, यहाँ पर कई प्रकार के शिलालेख, कई प्रकार की अशोक सम्राट, मौर्य सम्राट अशोक के काल की संरचनाएं यहाँ पे प्राप्त है। तो मन में अवधारणा थी लोगों के कि भाई यहाँ पे कोई ना कोई खजाना किसी प्रकार से स्थित है, इसलिए इस पहाड़ी को, अब चूंकि यहाँ पर अशोक का भाब्रू शिलालेख और दूसरे खंडित शिलालेख के टुकड़े भी प्राप्त हैं, तो उससे इन लोगों को ये लगा कि भाई ये एक कोई खजाना, ट्रेजर यहाँ पर मौजूद है, और मुगल काल या जिस भी काल का हो, और उसका पता इस अज्ञात लिपि के अंदर जो सम्राट अशोक का जो लेख है वहां पर है, इसलिए इसको बीजक की पहाड़ी कहा गया। भीम जी की डूंगरी, जब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों के सामने क्लियर किया था, असल में महाभारत काल में यहाँ के राजा विराट ने कौरवों के विरुद्ध पांडवों को शरण दी थी। तो इस पहाड़ी पर, इस डूंगरी पर, इस पहाड़ी पर भीम योद्धा, जो पांडव योद्धा थे, इन्होंने विश्राम किया था एक गुफा के अंदर, इसलिए उसको भीम जी की डूंगरी कहा जा रहा है। यहीं पर को हनुमान जी का मंदिर है, उसकी पूजा करते थे। यहीं पर भीम ने अपनी लात से, अपने पैर से एक जलाशय का निर्माण किया था, जो भीम ताल भी कहलाता है। ये बात भी याद रखिएगा। तो ये भीम जी की डूंगरी पर ही स्थित है जलाशय भीमताल, और एक ये मोती डूंगरी। ये तीन तो आपको यहाँ से पहाड़ियां प्राप्त हो रही, और कुछ नेचुरल केव्स भी आपको यहाँ से प्राप्त हो रही है। कैप्टन बर्ट, जिसने अशोक का भाब्रू शिलालेख खोजा था, उसने यहाँ पे तोपनुमा गुफा, असल में जो शेप है उन केव्स का, उसके आधार पर इनको नाम दिया गया, तोपनुमा गुफा, कछुआनुमा गुफा, गणेशगिरी गुफा। तो कई प्रकार की यहाँ पर केव्स आपको प्राप्त हो रही है। तोपनुमा गुफा, गणेशगिरी गुफा, ठीक है, और एक जो तीसरी आपको प्राप्त हो रही कछुआनुमा गुफा। कछुआनुमा गुफा, तो जो तोपनुमा गुफा आपको प्राप्त हो रही है, ये याद रखना, कैप्टन बर्ट के द्वारा, कैप्टन बर्ट के द्वारा ये गुफा असल में खोजी गई थी। इसको आप कहते हैं तोपनुमा गुफा। तोपनुमा गुफा के दक्षिण में कैप्टन बर्ट ने इसको खोजा है, इस गुफा के दक्षिणी हिस्से में, दक्षिणी भाग में यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर स्थित है। ये वही मंदिर है जहां पर हनुमान जी की पूजा, याद रखना इस बात को, हनुमान जी की पूजा भीम किया करता था। और जो गणेशगिरी गुफा है, ये गणेशगिरी गुफा असल में महादेवा पहाड़ी पर स्थित है। गणेशगिरी गुफा महादेवा पहाड़ी है, इस पर स्थित है। यहाँ पर प्राकृतिक तौर पर नेचुरली स्टैब्लिश्ड गणेश जी की प्रतिमा है। ऐसा कहते हैं कि राजा विराट ने ही इस प्राकृतिक गणेश जी की प्रतिमा को यहाँ प्रतिष्ठित करवाया था। महादेवी पहाड़ी पर स्थित है गणेशगिरी गुफा, और इस गुफा के अंदर
महाभारत काल में, याद रखिएगा, राजा विराट ने प्राकृतिक तौर पर जो निर्मित गणेश जी की गुफा प्रतिमा थी, प्राकृतिक गणेश प्रतिमा को याद रखिएगा प्रतिष्ठित करवाया था किसने? राजा विराट ने। तो ये गणेशगिरी गुफा होगी। और कछुआनुमा गुफा, क्योंकि मैंने पहले कहा कि ये तमाम जितनी भी गुफाएं वगैरह अपने को प्राप्त हो रही है, सारी की सारी असल में कुछ भी नहीं है, ये आपको प्राकृतिक तौर पर जो आकृति है उस आधार पर ये गुफाएं हमें यहाँ से प्राप्त। तो कछुआनुमा गुफा जो है वो कछुए की आकृति की गुफा आपको प्राप्त होती है। और जो मंदिर हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब मैंने पहले भी कहा था आपको कि इनकी राजा विराट की जो कुल देवी थी, ये है मनसा माता। पिछले सेशन में मैंने बहुत स्पष्ट आपके सामने उल्लेख किया था, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर एक बार और रख दूं। मनसा माता जो है वो राजा विराट की कुल देवी हैं। राजा विराट की। और इनका जो मंदिर है, इनका जो टेम्पल है मनसा माता का, ये पिपाड़ कोई गांव है, पिपाड़ विराटनगर के बैराट के आसपास, तो वहां पर ये मनसा माता का मंदिर है। अब चूंकि आप लोगों ने इस बात को अच्छे से देखा, जो कछुआनुमा गुफा है इसके अंदर आप लोगों को 1.5 लाख ईसा पूर्व के गुहा शेल चित्र प्राप्त हुए थे, जिनमें कई प्रकार के चित्र आपको प्राप्त होते हैं, वो मैं भी अभी आपको बताऊंगा। इसीलिए आपने जो इतने पुराने आदिम मानव के केव्स, रॉक पेंटिंग्स प्राप्त हुई, इसीलिए आपने जो बैराट है, जो विराटनगर है, इसको आप लोगों ने किस नाम से पुकारा है? प्रागैतिहासिक चित्रशाला या आदिम चित्रशाला। और देखिएगा इसके पास में जो आपका बैराट, इसके पास में एक स्थल और है बिल्कुल निकट में, ढीगरिया। ढीगरिया ही है। यहां से आपको स्टोन टूल्स याद रखना, कौन सा? प्री हिस्टोरिक, प्रागैतिहासिक काल के जो पाषाण प्रस्तर उपकरण है, तो प्री हिस्टोरिक स्टोन टूल्स के रॉ मटेरियल, जिन प्रस्तर की सहायता से वो स्टोन टूल्स का निर्माण करता होगा मनुष्य, वो प्राप्त हुआ। इसीलिए आपने ढीगरिया को, काफी बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है यहां से, इसीलिए आपने इसको प्रागैतिहासिक प्रस्तर उपकरण निर्माण कार्यशाला के नाम से भी पुकारा है। आराम से इस सारी बात को आप लोग यहाँ पर आप विस्तार से देख लीजिए और समझ लीजिए, इसीलिए आपने पुकारा है इसको, ढीगरिया को। अब यूं और देख लीजिएगा कि एक बात और मिलती है, मतलब आप कनेक्शन देखिएगा बैराट का, साहित्यिक जो स्रोत कह रहे हैं उनकी पुष्टि पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त हो रही है। बैराट नगर के बीचों बीच एक केशव राय मंदिर है, केशव राय, 64 खंभों पर, जिसमें 3 तो कृष्ण की प्रतिमाएं हैं और 3 विष्णु जी की प्रतिमाएं हैं। अब इस केशव राय मंदिर के बारे में क्या जानकारी मिलती है? भगवान केशव का, याद रखिएगा, भगवान केशव का जो उल्लेख महाभारत नामक साहित्य में, पौराणिक साहित्य में, महाभारत जो ग्रंथ है उसमें मिलता है, ठीक वैसी ही प्रतिमाएं 3 विष्णु और 3 कृष्ण की इस केशव राय मंदिर के अंदर स्थित है। और सबसे बड़ी बात यह है, इस मंदिर में देवी की कोई प्रतिमा नहीं है। तो बैराट के अंदर सबसे खास बात, 64 स्तंभों का श्री केशव राय मंदिर है, जिसके अंदर आपको 3 तो कृष्ण
और 3 भगवान विष्णु की प्रतिमाएं मौजूद है। एक बात तो ये हो गया। खास बात ये कि यहां पर आपको देवी की कोई प्रतिमा इस मंदिर में देवी की कोई प्रतिमा आपको देखने को नहीं मिलती है। अब सबसे खास बात आपको क्या देखने को मिलती है इस केशवराय मंदिर की? जो प्रतिमाएं यहाँ पर कृष्ण की और विष्णु की, विष्णु का जो केशव नाम से यहाँ पर उल्लेख मिल रहा है, जो वर्णन महाभारत ग्रंथ में भगवान केशव का दिया हुआ है, ठीक वैसे ही निर्नक्ष वही ठीक प्रतिमा यहाँ। तो ये चीज सिद्ध करती है कि बैराट का जब यदि हम अवधि देखें तो आप आइडिया लगाएगा महाभारत काल, मोटे तौर पर लोग कहते हैं 5000 ईसा पूर्व का मामला। मुझे नहीं लगता है कि इतिहास इतना अभी तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण या इतना ज़्यादा उसके पास क्षमता है कि वो काल निर्धारण कर सके, क्योंकि हमारा जो पौराणिक जो है वो अलग कालखंडों की बात करता है। तो ठीक है, लेकिन जो जैसा है मैं उसी रूप में कह रहा हूँ। यदि 5000 साल भी माने तब भी एक स्थल का इतना रहना, निरंतरता को बनाए रखना छोटी मोटी बात नहीं है। तो एक मनसा देवी माता का मंदिर यहाँ से हो गया, गणेश गिरी का मंदिर हो गया, हनुमान जी का मंदिर यहाँ पर हो गया, और ये केशवराय मंदिर भी आपके सामने यहाँ पर आ गया। अब जो हमने कहा कि चूंकि कछुआ नामक गुफा में यहाँ से आपको प्रागैतिहासिक शैल चित्र प्राप्त हो रहे हैं जो लगभग 1.5 लाख से लेकर 40,000 वर्ष पुराने। इनमें स्वास्तिक का चित्र, हिरण का चित्र, भालू का चित्र, हाथी का चित्र, गतिमान सांड का चित्र, चीते का चित्र और शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच जिसको आप कहते हैं, कई प्रकार के प्रसिद्ध चित्र आपको कछुआनुमा गुफा से प्राप्त हो रहे हैं। तो ये जो गुहा शैल चित्र हमें देखने को मिल रहे हैं, इनमें देख लीजिएगा स्वास्तिक, हिरण, भालू, चीता, जंगली, गतिमान सांड, शुतुरमुर्ग आपको प्राप्त हो रहा है, हाथी हो गया, नहीं, जंगली गतिमान सांड हो गए, इतने कई मछलियां हैं, इतने आपको चित्र यहां से प्राप्त हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर घना जंगल, घना जंगली एरिया रहा होगा, लेकिन प्रागैतिहासिक मानव महाभारत काल के अंदर बिल्कुल स्थापित गतिविधियां हमें स्पष्ट तौर पर देखने को बैराट से प्राप्त हो रही है। आराम से देखिए, पेन डाउन करिए, कुछ समय के लिए मैं स्क्रीन आउट आपके सामने से होता हूं और फिर हम अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। आई थिंक आप लोगों ने यहां से उतार लिया। स्वास्तिक का चिन्ह यहां से तो प्राप्त हो ही रहा है। एक स्पष्ट बात, एक क्लियर बात मैं आपको सामने स्वास्तिक के संदर्भ में और बता दूं, आपको जानकर अच्छा लगा जब स्पेशली जब आप यहाँ से प्राप्त मतलब जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। भरतपुर में एक पुरातात्विक स्थल है नोह, याद रखना, क्योंकि प्रश्न आ सकता है कि भाई राजस्थान में कौन कौन से पुरातात्विक स्थलों से आपको स्वास्तिक के चिन्ह या चित्र प्राप्त हो रहे हैं। एक तो बैराट हो गया, नोह से एक मृदभांड प्राप्त हुआ है जिसके ऊपर भी स्वास्तिक चिन्ह अंकित है, याद रखिएगा। लिख लेते हैं नोह, ये स्थल है कहां पर? भरतपुर में। तो नोह से प्राप्त मृदभांड पर, याद रखना, नोह से प्राप्त किसी मृदभांड पर स्वास्तिक का चिन्ह आपको प्राप्त होता है। ये काफी महत्वपूर्ण तथ्य है भाई। एक तो आपको क्या बोलते हैं, बैराट से प्राप्त हो ही गया, क्लियर। और जो मैंने अभी ढीगरिया की आपसे बात करी कि ये प्रागैतिहासिक कालीन स्टोन टूल्स का वर्कशॉप भी यहाँ पर मौजूद था। आपको बैराट से 58 ताम्र वस्तुएं प्राप्त हो रही है। इसके जो प्राप्तकर्ता जो पुरातत्वविद हैं, याद रखना, ये है असल में RC अग्रवाल। वैसे तो कुल लगभग 5000 के लगभग
बैराट के उत्खनन से आपको ताम्र उपकरण प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन इन 5000 में से 58 ताम्र उपकरण तो महाभारत कालीन है, जिनका जो कार्बन डेटिंग किया गया वो इतना पुराना जाकर टिकता है। तो बैराट से कुल जो ताम्र उपकरणों की प्राप्ति हो रही, कुल ताम्र उपकरणों की जो प्राप्ति हो रही है, याद रखिएगा, वो है हमारे सामने 5000। इन 5000 ताम्र उपकरणों में से भैया 58 ताम्र उपकरण तो स्पष्ट तौर पर, याद रखिएगा, महाभारत कालीन है। कुल जो ताम्र उपकरण मिल रहे हैं वो 5000 है। अब इन 5000 में से भी जो सबसे महत्वपूर्ण है, बाणाग्र हैं, मछली पकड़ने के कांटे हैं, भाले हैं, बर्छे हैं, चूड़ियां हैं, कुल्हाड़ियां हैं, प्यालियां हैं। ये 58 में भाले, बर्छे, कुल्हाड़ियां, प्यालियां और बाणाग्र, ये 58 जो कॉपर इक्विपमेंट्स या आर्टिकल्स प्राप्त हो रहे हैं, ये किस काल खंड से संबंधित है, याद रखिएगा। तो इनका संबंध आपको महाभारत काल से जाकर टिकता है। क्लियर है? यहां पर ईंटों से निर्मित भवनों के खंडर, जिनमें गोल बौद्ध मंदिर है, और यह मौर्यकालीन है, अशोक के काल का, और संभवतः एक जो था वो ऐसे विहार या हॉस्टल के रूप में भी आपको प्राप्त होता है। तो ईंटों से निर्मित भवनों के खंडर भी हमें यहां से देखने को मिलते हैं। कहां से? बैराट से, ईंटों से। अब खास बात है भाई, पहाड़ी पर पत्थर का तो प्रयोग आसान है मिलना, पत्थर का, लेकिन जो ईंट का तो निर्माण भट्टे पर किया जाएगा, अग्नि में पकाया जाएगा। आसपास आपको इन पहाड़ियों पर कहीं पर भी ईंट पकाने के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इट्स वेरी मिस्टीरियस थिंग कि ये जो फायर बैग्ड जो ब्रिक्स थी, जो अग्नि में पकाई गई ईंटें थी, कि लाई आखिरकार कहां से गई है। बहरहाल, बीजक की पहाड़ी से आपको 2 मौर्यकालीन सम्राट अशोक के 2 शिलालेख प्राप्त होते हैं। बीजक पहाड़ी से, याद रखिएगा, मौर्य सम्राट अशोक कालीन 2 शिलालेख, अभिलेख कह लीजिए या इनको शिलालेख कह लीजिए, आपकी इच्छा है। अभिलेख आपको प्राप्त हो रहे हैं 2। इनमें जो पहला है वो कैप्टन बर्ट के द्वारा, नहीं, बीजक पहाड़ी से तो एक ही खोजा गया है। असल में मौर्य सम्राट अशोक के 2 अभिलेख प्राप्त हो रहे हैं। एक भीमसेन की पहाड़ी से मिल रहा है और एक बीजक की पहाड़ी से मिल रहा है। बात सिर्फ इतनी सी, इसको मैं और क्लियर कर देता हूं। 2 अभिलेख प्राप्त हो रहे हैं, इसको आप असल में क्यों देखिएगा। आइएगा, तो मौर्य सम्राट अशोक कालीन आपको 2 अभिलेख प्राप्त हो रहे हैं, एक तो एक पहाड़ी से और एक दूसरी पहाड़ी से। तो एक तो प्राप्त हो रहा है आपको, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एक तो प्राप्त हो रहा है आपको बीजक की पहाड़ी से और एक प्राप्त हो रहा है आपको, याद रखना, भीमसेन की पहाड़ी से। भीमसेन की पहाड़ी से इसने खोजा है, वो प्राप्ति करता, वो खोज करता है सीएल कार्लाइल। हमने पहले ही कहा आपको, सीएल कार्लाइल जिसे राजस्थान में पुरातत्व का जनक भी कहा गया है। और 1837 में बीजक की पहाड़ी से कैप्टन बर्ट के द्वारा
कैप्टन बर्ट द्वारा सम्राट अशोक का यहां से महत्वपूर्ण है, भाब्रू शिलालेख खोजा गया है। ये जो भाब्रू शिलालेख जिसको बैराट कलकत्ता नाम से भी, बैराट कलकत्ता शिलालेख नाम से भी जाना गया है। बैराट कलकत्ता शिलालेख इसलिए बोला गया है क्योंकि वर्तमान में जो आपका भाब्रू शिलालेख है ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है, इसलिए क्योंकि बैराट से फिर इसको कलकत्ता ले जाया गया था। तो इस भाब्रू शिलालेख को आप बैराट कलकत्ता इंस्क्रिप्शन शिलालेख के नाम से भी जानते हैं। और वर्तमान में जो ये भाब्रू शिलालेख है, मैं दोबारा आपसे बोल रहा हूं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कलकत्ता म्यूजियम है वहां पर ये सुरक्षित है। 2 अशोक मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख आपको प्राप्त हुए हैं। क्लियर, मैं आपको देखिए फिर मैं आपको क्लियर कर दूं। मैंने पहले भी कहा था जब ये सेशन स्टार्ट हुआ था, इसकी पहली स्लाइड में शायद मैंने कहा था कि, या शायद पहले एपिसोड में बैराट की, हमने स्पष्ट किया था कि सर्वाधिक जो पुरातात्विक महत्व की सामग्री आपको बैराट से प्राप्त हो रही है वो मौर्यकालीन है। इस बात को आप लोग यहाँ याद रखिएगा। अब अशोक के स्तंभ के, इस मौर्य सम्राट अशोक के कुछ पिलर्स यहां से प्राप्त हो रहे हैं, बट दे आर डैमेज्ड, वो खंडित हैं। तो एक पाषाण खंड मिला है एक स्तंभ का जिसका शीर्ष सिंह की आकृति का है। मौर्य सम्राट अशोक के स्तंभ का खंडित सिंह शीर्ष, यानी कि लॉयन हेड का जो टॉप एंड, मतलब उस पिलर का जो टॉप एंड था, इसके ऊपर किसी शेर का मस्तक आकृति बनी हुई है, तो वो सिंह शीर्ष युक्त पाषाण खंड, भी हमें याद रखिएगा कहां से प्राप्त हो रहा है, इसी बैराट से। यहां से अशोक के काल का, अशोककालीन आपको ईंटों से निर्मित एक गोल बौद्ध मंदिर, ईंटों से निर्मित गोल बौद्ध मंदिर प्राप्त हो रहा है। अब जो ये गोल बौद्ध मंदिर आपको प्राप्त हो रहा है, इसका एक्सकवेशन की खुदाई याद रखिएगा जयपुर नरेश सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में हुई थी। समझ में आ रही बात आपको? और जब सवाई राम सिंह जी द्वितीय कछवाहा, जिन्हें जयपुर का समाज सुधारक नरेश भी कहा गया है, 1857 की क्रांति में सवाई राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों का और यहाँ जयपुर में स्थित पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन ईडन का बहुत सहयोग किया था। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी EIC ने प्रसन्न होकर फिर सवाई राम सिंह जी द्वितीय को सितार-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की थी, कोटपुतली परगना प्रदान किया था। इन्होंने अल्बर्ट हॉल की स्थापना करी, राम प्रकाश थिएटर की स्थापना करी, और एडवर्ड सप्तम नामक जो किंग, जो बाद में किंग बना, अभी तो राजकुमार था, 1876 में जब वो जयपुर की यात्रा पर आया था तो उसने जयपुर के प्रमुख नगर के प्रमुख हिस्से को गेरुए रंग में पुतवा दिया था, जिसको गलती से फिर पिंक सिटी के नाम से। ये सवाई राम सिंह जी द्वितीय के काल की तमाम घटनाएं हैं। राजस्थान का पहला थिएटर राम प्रकाश थिएटर भी सवाई राम सिंह जी द्वितीय के द्वारा ही स्थापित है। इट्स स्टेट पीरियड हिस्ट्री है जयपुर का। अभी हमारा आशय उस पर नहीं जाना है। आदतें मेरी गंदी आदतें हैं, जब कोई चीज़ आती है मैं को रिलेट करता हूँ, इंटर रिलेक्ट करता हूँ चीज़ों को, क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग नहीं होगी तो शायद आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होगा हिस्ट्री पर कमांड कर पाना। सवाई राम सिंह जी द्वितीय ने जब अशोक के काल की एक बौद्ध मंदिर जो ईंटों से निर्मित है का जब आपने उत्खनन करवाया, तो यहाँ से बुद्ध प्रतिमायुक्त स्वर्ण मंजूषा, मंजूषा इज ए स्मॉल बॉक्स, छोटी पेटी इसको आप कहते हैं,
तो यहां से आपको बुद्ध प्रतिमा युक्त स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई थी इस गोल बौद्ध मंदिर के उत्खनन से। हमने अभी देखा सूती वस्त्र में लिपटी बैराट से 36 मुद्राएं प्राप्त हुई थी, जिनमें 8 चांदी की आहत मुद्राएं, 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं थी। और इन 28 इंडो ग्रीक मुद्राओं में से भी 16 सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक नरेश मिनेंडर की थी। इसका मतलब कि इंडो ग्रीक राजवंश की सत्ता का केंद्र रहा है बैराट। मत्स्य काल में तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी, फिर शाहद नामक शासक ने चेदी और मत्स्य पर शासन किया, हम पिछली सेशन में देख चुके हैं। और इंडो ग्रीक राजवंश में भी सबसे प्रसिद्ध नरेश मिनेंडर की यहां से 16 मुद्राएं प्राप्त हुई उन 28 में से। तो मतलब उसका तो ये कोर शायद उसका हेडक्वार्टर रहा हो, नॉट अ कैपिटल बट एक प्रशासनिक जिसको आप कहते हैं, वो कार्यालय रहा हो यहाँ पर। क्योंकि यहीं पर जो बौद्ध आचार्य नागसेन है वो अपनी पुस्तक मिलिंद पन्हो में इस बात का जिक्र करते हैं कि मेरी यानी कि नागसेन की और मिनेंडर की यहाँ पर फिलोसॉफिकल डिस्कशन हुआ था। बहरहाल स्क्रीन आउट होता हूँ मैं, बैराट अभी कंप्लीट हो जाएगा। आप आराम से इस सारे मैटर को देखिए, समझिए, फिर इसके बाद हम अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आई थिंक आप लोगों ने यहाँ तक का देख लिया। यहां से आपको नाचते पक्षी की बुद्ध प्रतिमा प्राप्त हो रही है, नाचते पक्षी की मृण मूर्ति प्राप्त हो रही है, मिट्टी की धूपदानी प्राप्त हो रही है, सूती वस्त्र का साक्ष्यों की 28 मुद्रा सूती वस्त्र में लिपटी हुई प्राप्त हो रही है। अच्छा, यहां से आपको बौद्ध मठ भी प्राप्त हो रहा है मौर्यकालीन, जो ईंटों द्वारा निर्मित है और जिसकी दीवारें 20 इंच चौड़ी है। ईंटों के टुकड़े से आपको कूट लिपि या शंख लिपि के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। मृदभांड अलंकरण में स्वास्तिक के चिन्ह प्राप्त हो रहे हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। और मृदभांड पर स्वास्तिक का चिन्ह फिर आप नोह भरतपुर में भी देख चुके हैं। और मुगल काल में तो ये टकसाल था बैराट, ठीक है। तो यहां से आपको ईंटों के टुकड़ों से याद रखना शंख लिपि के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। एक बौद्ध मठ के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं जिसकी दीवारें ईंटों से निर्मित है और 20 इंच चौड़ी दीवारें हैं। ये बात भी याद रखना, 20 इंच चौड़ी दीवारें हैं। मृदभांड पर आपको स्वास्तिक का अलंकरण और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न चक्र का अलंकरण यहां से प्राप्त हो रही है। मिट्टी की धूप दानियां आपको यहां से प्राप्त हो रही है। नाचते पक्षी की मृण मूर्ति हमको प्राप्त हो रही है। सूती वस्त्र का साक्ष्य यही बैराट से आपको प्राप्त हो रही है। काष्ठ निर्मित मूर्तियां भी हमें यहां से प्राप्त हो रही हैं। और मुगल काल में एक टकसाल भी आपको यहां से मिलता है। लेकिन ये तो बहुत बात की बात है, मतलब जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उससे तो फिर कोई मतलब ही नहीं कि मुगल कालीन टकसाल, क्योंकि वो बहुत बड़ा बात का दौर हो गया। क्योंकि बैराट तो आज भी, फिर तो आज की भी बातों को लेना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, एक बात चल निकली तो मैंने आपके सामने रख दी है। लेकिन इससे इस बात का तो स्पष्ट एक प्रभाव आपके सामने पड़ जाता है कि कितना महत्वपूर्ण बैराट का पुरातात्विक महत्व रहा होगा, प्रशासनिक महत्व रहा होगा। ये तमाम चीजें आपको बैराट से प्राप्त होती है। आप आराम से एक एक करके इन तमाम चीजों को उतार लीजिए। कुल मिलाकर बैराट के बारे में डॉक्टर सत्यप्रकाश ने जो कहा,
जो मैंने इस सेशन के आरंभ में कहा था कि जो कुछ भी हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पाकिस्तान को देकर खोया वो अकेले हमने बेराट में प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से इन 2 सेशंस के जरिए मैंने बेराट सभ्यता को आपके सामने रख दिया है। नेक्स्ट जो एपिसोड आपके सामने आएगा उसमें मैं गणेश्वर सभ्यता को लूंगा, जो राजस्थान की सबसे प्राचीन पुरातत्व मतलब ताम्र युगीन सभ्यता या चैल्कोलिथिक सभ्यता है। सो बेराट कंप्लीट है। ये यात्रा धीरे 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 अपने सोपान को, अपने फेजेस को आगे बढ़ती जा रही है। फिलहाल प्राचीन राजस्थान हमने आरंभ किया हुआ है। नेक्स्ट सेशन में गणेश्वर सभ्यता। तब तक के लिए नमस्कार।